हेलो स्टूडेंट्स, आज डेट 5 नवंबर 2024 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? तो ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी अध्यक्षता जो 7वें सत्र की अध्यक्षता की है वो की है भारत ने, और जो इसका उपाध्यक्ष है या इसको कह सकते हैं जो हमारे भारत का सहयोगी वो फ्रांस है, और 7वें सत्र की अध्यक्षता जो है वो भारत ने की है। और इसको जो लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था COP 21 की बैठक में, जो कि मानसून चेंज वाली है। उसमें COP 21 की बैठक जो कि 2015 में हुई थी, उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें भारत और फ्रांस जो है सदस्य हैं। और इसी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो है नेपाल ने हाल ही में साइन किए हैं, यानी कि वो इस गठबंधन में जो है शामिल हो गया है। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो ISA है, और इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके जो संस्थापक हैं या जो अध्यक्ष हैं वो भारत और फ्रांस हैं। 2015 में इन्होंने COP 21 की बैठक में ये लॉन्च किया था। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसका 7वां सत्र कहाँ पर होगा? तो इसका 7वां सत्र की जो मेजबानी करेगा वो नई दिल्ली करेगा। और ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान में महानिदेशक अजय माथुर हैं, और इसके नए महानिदेशक यानी कि 25 मार्च 2025 को जो है आशीष खन्ना जी ISA के महानिदेशक के रूप में कार्यरत होंगे, और वर्तमान में हमारे अजय माथुर हैं। ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो रूस ने की थी। और यहीं पर जो है कजान घोषणा पत्र, रूस के जो शहर है कजान, वहाँ पे ये अध्यक्षता हुई थी, और वहीं पर जो है कजान घोषणा पत्र भी लागू किया गया था। SCO के अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अस्ताना में हुई थी, कजाकिस्तान ने इसकी मेजबानी की थी, यानी कि इसकी अध्यक्षता की थी। आसियान 2024 कहाँ पर हुआ था? तो ये वियंतियन है, लाओस का शहर है वियंतियन, यहाँ पर हुआ था। G7 2024 की मेजबानी किसने करी थी? तो ये इटली ने की थी। और G20 2024 की मेजबानी किसने की थी? ब्राजील ने की थी। और G20 2023 की मेजबानी जो थी भारत ने की थी पिछले साल की, यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में जो है एक वोल्केनो जो है एक्टिव हुई है, जिसका नाम है लेवोटोबी लाकी लाकी, और ये इसका नाम हम कई बार सुन चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है ज्वालामुखी है, ये अभी फटी है, और ये इंडोनेशिया में जो है स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और हाल ही में जो है अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पद पर जो है प्रबोवो सुबियांतो ने जो है अपना पद ग्रहण किया है। इंडोनेशिया में जो है इंडोनेशिया जो है पेरिस रिंग ऑफ फायर के अंडर में आता है, और ज़्यादातर जो एक्टिव वोल्केनोज हैं वो भी जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर ही आती हैं, जिसकी वजह से इंडोनेशिया में जो है काफ़ी सारी वोल्केनो हैं, ज्वालामुखियाँ हैं। और उनमें से भी कुछ प्रमुख ज्वालामुखियाँ जैसे माउंट मेरापी, माउंट सीनावंग और माउंट क्राटाटोआ आदि। इसकी लोकेशन जो है इंडोनेशिया की पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। समुद्र शक्ति अभ्यास जो है ये जो है हम भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त का अर्थ यह है कि इसमें जो है थल, जल और वायु तीनों सेनाएं मिलकर जो है इस अभ्यास में अभ्यास करती हैं। आसियान का मुख्यालय भी जो है वो इंडोनेशिया में ही स्थित है। इटली में कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं, जैसे विसुवियस, माउंट एटना, स्ट्रोम्बली आदि। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो ये माउंट स्ट्राम्बोली को कहते हैं। इक्वाडोर की प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन सी हैं? इटली की राजधानी जो है रोम है, और इक्वाडोर की प्रमुख ज्वालामुखी है हमारी कोटोप्रेक्सी और चिम्बरजो। इक्वाडोर की राजधानी है हमारी क्विटो। हवाई द्वीप में कौन सी ज्वालामुखी स्थित है? ये है मोना लोआ। और बैरन द्वीप
ये कहाँ पर स्थित है? तो बैरंदीन ज्वालामुखी जो ये भारत की एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। किलिमंजारो ये कहाँ की ज्वालामुखी है? तो ये तंजानिया की बहुत ही ज्यादा प्रमुख ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइड शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध किस जगह से है? तो अनीश सरकार जो कि फाइड शतरंज खिलाड़ी में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने यानी कि अनीश सरकार ने सिर्फ 3 साल 8 महीने की उम्र में ही फाइड शतरंज खिलाड़ी में सबसे यंगेस्ट प्लेयर की जगह ले ली है। और इनकी जो फाइड में रेटिंग आई थी, यानी कि इनकी जो रेटिंग होती है इनकी स्किल्स पे होती है, ये किस तरह के जो मूव्स देते हैं चेस में, तो उसमें इनकी रेटिंग आई है 1555 यानी कि 1555। फाइड हमारा क्या, फाइड की फुल फॉर्म होती है हमारी फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क एक्सचेक। फाइड यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क एक्सचेक की स्थापना जो थी 20 जुलाई 1924 को हुई थी। और फाइड का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। फाइड का एक आदर्श वाक्य है, वैसे तो ये फ्रेंच में लिखा गया है मगर इसका हिंदी अनुवाद है जो आदर्श वाक्य है उसका नाम है, हम एक परिवार हैं। भारत का सबसे नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के सबसे नवीनतम ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल बन चुके हैं। शतरंज ओलंपियाड 2024 मेन व वुमेन में कौन विजेता रहा है? तो शतरंज ओलंपियाड 2024 जो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है और इसके मैन और वुमेन दोनों में ही गोल्ड जो जीता है वो भारत की, दोनों मैन की टीम ने भी वुमेन की टीम ने भी जो है भारत की तरफ से गोल्ड जीता है। और 2023 में जो शतरंज ओलंपियाड होस्ट किया था वो भारत चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? कॉलिंस डिक्शनरी जो है हर साल एक वर्ड जो है घोषित करती है जिसे वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब मिलता है। और 2024 में कॉलिंस डिक्शनरी ने ब्राड शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का खिताब दिया है। कॉलिंस डिक्शनरी का मुख्यालय जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। और चार्ली एक्सियस एल्बम यानी कि चार्ली एक्सियस जो एक पॉप सिंगर है, उन्होंने अपनी एक एल्बम जारी की थी जिसमें उन्होंने उस एल्बम का नाम जो था ब्राड था। और उस एल्बम के अंदर उन्होंने आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को दर्शाया था, जिससे उनकी जो एल्बम ब्राड का शब्द जो है निकाल करके कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित कर दिया। कॉमनवेल्थ 2028 कहाँ पर होने वाले हैं? तो कॉमनवेल्थ 2028 वो ग्लासगो में होंगे। पहले इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करने वाला था मगर ऑस्ट्रेलिया ने जो है इसको मना कर दिया है कि वो इसकी मेज़बानी नहीं करेंगे कॉमनवेल्थ 2028 की। तो वो ग्लासगो में, अब ग्लासगो ने इस चीज़ की पदभार संभाला है कि कॉमनवेल्थ 2028 की मेज़बानी अब ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगी। कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ पर हुए थे? ये बकिंगम यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हुए थे। और इसमें जो है भारत की रैंक चौथी आई थी। भारत ने कुल 61 मेडल जीते थे कॉमनवेल्थ 2022 में और इसकी रैंक चौथी आई थी, जिसमें इसने 22 जो थे स्वर्ण पदक जीते, 16 सिल्वर जीते और 23 जो है ब्रॉन्ज जीते। कुल मेडल थे भारत के पास 61, जिसकी वजह से भारत की रैंक जो है 4th स्थान पर आई थी। पहला कॉमनवेल्थ कहाँ पर हुआ था? तो पहला कॉमनवेल्थ हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पास कुल कितने पदक आए? तो पेरिस ओलंपिक में जो आए थे 6 आए हैं कुल, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज हैं। और भारत की रैंक जो है वो 71 रही। और पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के पास 24 में कुल पदक 29 आए, जिसकी वजह से जो है भारत की रैंक पैरा ओलंपिक में जो है 18वीं रैंक रही। पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष पर रहे देश पहले पे है अमेरिका, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। इसने कुल 126 पदक के साथ जो है शीर्ष यानी कि नंबर 1 स्थान पर रहा। सेकंड पर है चाइना, जिसकी राजधानी बीजिंग है। इसने टोटल 91 मेडल्स के साथ सेकंड प्लेस जो है अपना पक्का किया।
थर्ड पर आता है जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो है। इसने 45 मेडल्स के साथ जो है थर्ड रैंक प्राप्त की। फोर्थ आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबरा है। इसने 53 मेडल्स के साथ जो है फोर्थ स्थान प्राप्त किया। अब जैसे देखा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो है मेडल्स जापान से ज़्यादा हैं, मगर जापान ने जो है 20 गोल्ड जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने जो है 18 गोल्ड जीते हैं, जिसकी वजह से 20 गोल्ड्स वाले को ज़्यादा मान्यता दी गई और जापान को थर्ड प्लेस प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो ये आज ही की तारीख यानी कि 5 नवंबर को जो है विश्व सुनामी जागरूकता 2024 का दिवस मनाया जाएगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की शुरुआत जो थी, इसकी स्थापना 2015 से हुई है। सुनामी शब्द जो है ये एक जापानी शब्द है। इसका अर्थ होता है सुनामी शब्द का कि तट की ओर उठने वाली ऊंची लहरें। सुनामी में जो होता है टी साइलेंट होता है, और सुनामी को यानी किसी भी हम जैसे कि समुद्र में लहरें उठने लगती हैं तो हम उसको सुनामी तभी बोल सकते हैं जबकि लहरें जो है किसी भूकंप की वजह से उठती हैं। यदि लहरें सिर्फ ऐसे ही क्योंकि पानी का फ्लो बनता रहता है, अगर वो उसकी वजह से उठती हैं और कोई भूकंप नहीं आ रहा है तो वो सुनामी नहीं कहलाई जाएगी। इसलिए सुनामी आने के लिए, सुनामी की लहरें उत्पन्न होने के लिए जो भूकंप का आना अनिवार्य होता है। नवंबर माह में अन्य दिवस भी मनाए जाते हैं, जैसे 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया जाता है यानी वर्ल्ड कैंडी डे। 1 नवंबर को विश्व वीगन डे मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड वीगन डे। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे वीगन डे अलग होता है और वेजिटेरियन डे अलग होता है। वीगन डे उन लोगों के लिए मनाया जाता है, या वीगन वो लोग कहलाए जाते हैं जो कि जानवर से मिली कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करते हैं, यानी कि दूध, दही, इन सब चीज़ों से वो लोग इस चीज़ का सेवन नहीं करते हैं, वो वीगन कहलाते हैं। और जो लोग ये सब खाते हैं मगर वो सिर्फ मीट को छोड़ देते हैं तो वो लोग वेजिटेरियन कहलाते हैं। इसलिए वर्ल्ड वीगन डे जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे यानी कि आत्मा डे मनाते हैं। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश डे मनाते हैं। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण और कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं, यानी कि 7 नवंबर को हम 2 दिवस के एक साथ में मनाते हैं। 8 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व रेडियोग्राफी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निंगोल चक्कोबा त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो निकोल चक्कोबा त्योहार जो है ये मणिपुर में मनाया गया है। इस मणिपुर में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, डिफरेंट तरह की ट्राइब्स रहती हैं और उन अलग अलग ट्राइब्स के जो है अलग अलग त्योहार होते हैं। वैसे ही ये जो त्योहार है मणिपुर का निंगोल चक्कोबा त्योहार, ये मणिपुर में रहने वाला एक समुदाय है मैती, वो जो है इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मणिपुर के और भी बहुत ज़्यादा प्रमुख त्योहार हैं, जैसे मेर हाई चोंगवा त्योहार, शंगाई त्योहार और लाई हरोवा त्योहार। ये जो है निंगोल चक्का त्योहार ये एक तरीके से भाई दूज का त्योहार है, जिसमें जो है भाइयों को उसी प्रकार से उन भाइयों को ही तिलक वगैरह लगाया जाता है भाई दूज की तरह। और निंगोल चक्का त्योहार जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। हमारे देश में जो डिफरेंट जगह पर जो है नाम अलग कर दिए गए हैं, मगर हमारे जो त्योहार है वो सेम ही है ज़्यादातर, बस नाम की चेंजिंग आ गई है। और मणिपुरी शास्त्रीय नर्तकी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो है झावेरी बहन। ये 4 बहनें थी झावेरी बहन, जो कि मणिपुरी शास्त्रीय नर्तकी के रूप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। असम के प्रमुख त्योहार हैं जैसे बिहू, अम्बुवासी मेला, मीदम मीफा, बेगाशु, बाइखो, रोंगकर, जोम्बिल मेला आदि। बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में जो है बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है जैसे शार अमरतला तोगर्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही प्रमुख त्योहार है। किडनी के रोग के लिए निशुल्क डायलिसिस की घोषणा किस सरकार ने की है? तो हरियाणा सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि जो भी किडनी रोग से संबंधित डायलिसिस की जाएगी वो फ्री में की जाएगी।
डायलिसिस जो होता है ये एक प्रकार का जो होता है, इसमें ना डायलिसिस में जो होता है किडनी के अंदर जो है आपका एक टाइम के अंदर, मतलब एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है मरीज को कि आपको इतने टाइम के अंदर अंदर जो है अपनी किडनी से डायलिसिस करनी है, यानी कि अपने खून को जो है चेंज करवाना है। डायलिसिस में जो है खून का ही अदला बदली होती है, इसलिए हरियाणा सरकार ने इस परेशानी को देखते हुए जो निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन जो वो कुरुक्षेत्र में हुआ। जेपी मार्गर चेस इंडिया के सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो जेपी मार्गर चेस इंडिया का सीईओ है जो प्रणव चावड़ा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कैन योजना किसने लॉन्च की है? तो कर्नाटक ने जो है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कैन योजना जो है लॉन्च की है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इस योजना को लॉन्च करने का जो उद्देश्य वो है स्टार्टअप को बढ़ावा देना। एलिवेट में जो है ये जो योजना है इसके दो रूप हैं, एक एलिवेट है एक कैन है। एलिवेट में जो है ये स्टार्टअप को 50 लाख रुपए का लोन देने की छूट है, और जो कैन है इसमें स्टार्टअप जो है इकोसिस्टम के हिसाब से काम करता है, यानी वह आपके काम को जो है फिक्स करके देगा। यक्षगान जो है ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। कर्नाटक के नृत्य हैं बहुत ही फेमस है, ढोलकुनीता और बोलक नृत्य जो है ये कर्नाटक के बहुत ही ज़्यादा फेमस नृत्य हैं। दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर आईजीबीसी प्रमाणन के लिए तैयार चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आईजीबीसी हमारा होता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो कि किसी भी चिड़ियाघर या किसी भी अभ्यारण्य वगैरह को जांच के लिए तैयार करता है कि वो उस चीज के लिए कंफर्टेबल है या नहीं। तो आईजीबीसी जो है अभी जो एक चिड़ियाघर तैयार हुआ है हिमाचल प्रदेश में दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर की जांच के लिए जो है ये तैयार है और आईजीबीसी जो है इसकी जांच करेगी। डॉपलर रडार कहाँ पर स्थित किया जाएगा? तो डॉपलर रडार जो है ये एक मौसम पूर्वानुमान लगाने की मशीन है जो कि लाहौल स्पीति में स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी लोग लाहौल स्पीति, जैसे कि हम जानते हैं कि वो कोल्ड डेजर्ट है यानी कि ठंडा मरुस्थल, उसमें जो है मौसम का कोई अंदाजा आशंका नहीं रहती है कब खराब हो जाए कब सही हो जाए। तो वहाँ के लोगों को जो है आराम दिलाने के लिए डोपलर रडार स्थापित किया जाएगा, जिससे कि वहाँ के लोग पहले से ही पूर्व अनुमान जानकर मौसम का अपने हिसाब से कार्य कर सके अपनी अनुकूलता के हिसाब से। भगवान हनुमान की 900 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ? तो टेक्सास में जो है भगवान हनुमान की 990 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। 100% घरेलू जल नल कनेक्शन पाने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में पहला राज्य बना है जिसने 100% घरेलू जल नल कनेक्शन करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्धा अभयारण्य में नई शेर सफारी का उद्घाटन हुआ है। यह कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात का जिला है पोरबंदर, वहां पर स्थित है वर्धा अभयारण्य, जहाँ पे नई शेर की सफारी का उद्घाटन हुआ है। जो हमारा ये वर्धा अभयारण्य है ये पास ही में एक नदी बहती है, किलगंगा नदी के पास ही में जो है ये स्थित है। गुजरात के जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान है जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो है गुजरात के बहुत ही ज्यादा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में स्थित है। ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी है क्योंकि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो कुछ फेमस हैं जैसे जिम कॉर्बेट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद
राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड के बहुत ही ज़्यादा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट पार्क जो है ये भारत के साथ साथ एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य आदि जो हैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन की आधारशिला का संग्रहालय यानी कि इसका म्यूजियम बन रहा है वो कहाँ पर रखी गई है? तो वह राजस्थान में रखी गई है। अजमेर के राजस्थान का जिला है अजमेर, वहां पर जो है राइट टू इंफॉर्मेशन म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये मजदूर किसान शक्ति संगठन ने इसके लिए आंदोलन किया था 1996 में, और इसका नेतृत्व जो किया था वो अरुणा रॉय ने किया था। 1996 में इसका आंदोलन भी किया है और आज इसकी जब म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है तो अरुणा रॉय ने इसमें भी बराबर भागीदार लिया है, जिस प्रकार उन्होंने मजदूर किसान शक्ति संगठन आंदोलन में लिया था जो 1996 में हुआ था। सूचना का अधिकार, इसका जो आरटीए यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो लागू आया था संविधान में वो 2005 के संविधान संशोधन के अधीन आया था, संविधान में जुड़ा था। और इसको लागू जो किया गया था यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल लागू किया था, ये लॉ जो लागू किया था ये किया था 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हो गया था। ब्यावर, ये अजमेर में, ब्यावर जो है अजमेर में, वहां पे ये आरटीआई संग्रहालय जो स्थापित हो रहा है। और संविधान में जो इसकी प्रस्तावना लिखी गई है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखी गई है। आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये कौन से एक्ट के तहत संविधान में जुड़ा था? तो ये संविधान संशोधन 2009 के तहत जो संविधान में जुड़ा था और इसको लागू जो है 1 अप्रैल 2009 से ही लागू कर दिया गया। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WAF का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जैकलीन डी आरोस को जो है WAF का महासचिव नियुक्त किया गया है। WAF होता है हमारा वर्ल्ड एग्रीकल्चर फेडरेशन। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता कौन बनी है? तो कैमी बेडनोक जो है ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता के रूप में नियुक्त हुई हैं। नाफेड के एमडी के किसे नियुक्त किया गया है? तो नाफेड का एमडी जो है दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। रक्षा सचिव का पद किसने संभाला? तो राजेश कुमार सिंह जी ने जो है रक्षा सचिव का पदभार जो है ग्रहण किया है। MCX का MD व CEO किसे बनाया गया है? तो MCX का MD व CEO प्रवीणा राय को बनाया गया है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उस डेट से एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, करंट अफेयर्स में आ सकते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आज डेट 6 नवंबर 2024 में हम जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में बन सकते हैं हम उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो विनबैक्स जो है एक सैन्य अभ्यास है और इसका जो संस्करण जो अभी सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है यानी 5वें क्रम का जो सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है विनबैक्स का, वो हुआ हरियाणा में। हरियाणा में 2 जगह पर जो है विनबैक्स सैन्य अभ्यास का संस्करण हुआ है, पहला अम्बाला और दूसरा है चंडी मंदिर। जैसे कि पता है विनबैक्स एक सैन्य अभ्यास है, तो ये किन देशों के बीच में होता है? तो ये भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच में होता है। इसमें जो है सेना और एयरफोर्स यानी कि थल और वायु सेना दोनों के बीच में विनबैक्स सैन्य अभ्यास होता है। और इस बार का जो सैन्य अभ्यास का संस्करण हुआ है इसका जो क्रम था वो 5वां था। वियतनाम की राजधानी हनाई है, यहाँ की मुद्रा डोंग है और वियतनाम को जो है 1945 में फ्रांस से आज़ादी मिली थी।
और भी जो है बहुत सारे हमारे भारत के अन्य देशों के साथ बहुत सारे सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे नसीम अल बहर अभ्यास होता है भारत और ओमान की सेना के बीच में। साइक्लोन अभ्यास होता है भारत और मिस्र की सेना के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन होता है भारत और यूएई की सेना के बीच में। गरुण शक्ति अभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच में। अयुत्या अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड की सेना के बीच में। एक्यूवेरिन अभ्यास होता है भारत और मालदीव की सेना के बीच में। ब्रज पहाड़ होता है भारत और यूएसए की सेना के बीच में। अल नगाह अभ्यास होता है भारत और ओमान की सेना के बीच में। सिम्बेक्स होता है भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में। उदार शक्ति होता है भारत और मलेशिया की सेना के बीच में। दोस्ती अभ्यास जो होता है वो 3 देशों की सेनाओं के बीच में होता है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। और मालाबार अभ्यास जो होता है वो हमारा भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान के बीच में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामलों में शीर्ष देश कौन सा रहा है? तो भारत ने जो है वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई गई है और सबसे शीर्ष का स्थान प्राप्त किया है। जो 100% पूरे विश्व में 100% का 26% टीबी रोगी जो है, यानी कि जितने भी टीबी रोगी हैं 100% में से 26% जो है वो भारत में ही हैं। और इसके अलावा जो मुख्य 3 देश हैं उनमें जो है टीबी रोगियों की 87% केस जो है वो मुख्य 3 देशों में ही पाए गए हैं और उसमें भी 26% जो है वो भारत में पाए गए हैं। यानी 26% का मतलब है कि भारत की लगभग 27 लाख जनसंख्या जो है वो टीबी के रोग से जो है पीड़ित है। 2023 तक इस रिपोर्ट के अनुसार यही बताया गया था और ये अंदाज़ा ये भी लगाया गया है कि जो 26% का जो 89% बैठेगा, यानी कि 27 लाख जनसंख्या में से जो है 89% लोगों का जो है टीबी रोग से मुक्ति दिला दी गई है 2024 तक। यानी कि 27 लाख लोगों में से 89% लोग सही हो चुके हैं। और जो भारत के बाद जो दूसरा शीर्ष देश रहा जिसने कि टीबी रोग के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो किया इंडोनेशिया ने। और इंडोनेशिया में जो है 100% टीबी के रोगियों में से जो है 10% केस जो है वो इंडोनेशिया में है। और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा जिसमें 6% टीबी के रोग जो है वो पाकिस्तान में है। 6% के साथ तीसरे नंबर का स्थान प्राप्त किया है पाकिस्तान ने। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और ये जो हमारी रिपोर्ट है विश्व तपेदिक रिपोर्ट, इसको जो है WHO जारी करता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। टीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्यूबर क्लोसिस। और टीबी जिस कारण होता है वो इसका एक जीवाणु कारक होता है ये, और उस जीवाणु का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम। टीबी के रोग को खत्म करने के लिए वैक्सीन भी है और उस वैक्सीन का नाम है BCG, यानी कि बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का उद्देश्य जो रखा गया वो कब तक रखा गया, यानी कि भारत में जो है एक जो है उद्देश्य बनाया गया है कि 2025 तक जो है भारत को जो है टीबी मुक्त देश घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए यह एक अभियान चलाया गया है जिसका नारा है टीबी हारेगा देश जीतेगा। इसका जो उद्देश्य है वो रखा गया है कि 2025 तक जो है टीबी के रोग ना के बराबर हो जाएं या खत्म ही हो जाएं। ट्रैकोमा फ्री घोषित देश किसे बताया गया है? तो WHO ने ये घोषित कर दिया है कि भारत जो है ट्रैकोमा फ्री हो चुका है। ट्रैकोमा फ्री देश जो है भारत बन चुका है और भारत को ट्रैकोमा फ्री देश
इस आधार पर बनाया गया है कि जब भी किसी देश में 3 साल तक किसी भी रोग से संबंधित कोई भी जानकारी या कोई भी केस नहीं आता है तो उस देश को उस रोग से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का उद्देश्य कब तक रखा गया है? तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब ये है कि उस टाइम तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम उत्सर्जन होना। तो इसका उद्देश्य जो रखा गया है यानी कि भारत का जो उद्देश्य रखा गया है जब तक जो है 2070 तक 2070 तक जो है भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की श्रेणी में आ जाएगा। एसडीजी का उद्देश्य कब तक रखा गया है? तो एसडीजी का उद्देश्य रखा गया है 2015 से 2030 तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है या किसने लॉन्च किया है? तो दुनिया का जो पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है वो बनाया है लिग्नोसैट, उसका नाम लिग्नोसैट है। और इसको जो स्थापित किया है वो किया है, प्रक्षेपित किया है जापान ने। जापान ने जो है लकड़ी का उपग्रह बनाया है लिग्नोसैट। और लिग्नोसैट जो है ये किसके व्हीकल द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है? तो ये स्पेसएक्स कंपनी है, उसके व्हीकल द्वारा जो है लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जो है लॉन्च किया गया है। ये जो उपग्रह है लिग्नोसैट ये किस लकड़ी के द्वारा बनाया गया है? तो वो लकड़ी है होनाकी लकड़ी। होनाकी लकड़ी का यूज करके जो है जापान ने लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट बनाया है। और लिग्नोसैट का आकार एक मनुष्य की हथेली के बराबर ही है। इसे कितनी दूरी पर जो है पृथ्वी से छोड़ा गया है लिग्नोसैट को? तो लिग्नोसैट को जो है पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया गया। इसका जो उद्देश्य है यानी कि किसी भी उपग्रह को, क्योंकि अब तक जितने भी उपग्रह हैं उनमें मेटल यूज होता था, मेटल पोल्यूट करते हैं, तो उसी चीज को देखते हुए जो है जापान ने अब जो उपग्रह बनाने की कोशिश करी है वो लकड़ी का बनाने की कोशिश करी है, उसको जो है प्रक्षेपित भी कर दिया है। तो इनका उद्देश्य लकड़ी के उपग्रह बनाने का उद्देश्य यही है कि वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा सके और कचरे को जो है बढ़ावा ना दे सके कम से कम, क्योंकि स्पेस में भी बहुत ज़्यादा कचरा पड़ चुका है जो कि पृथ्वी से बार बार सैटेलाइट्स के द्वारा छोड़ा जा रहा है। उसी को अब कम करने के लिए जो है लकड़ी का उपग्रह बनाकर प्रक्षेपित किया गया है लिग्नोसैट। जापान के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा। और जापान की संसद का नाम डाइट है, जापान की मुद्रा येन है और जापान की राजधानी टोक्यो है। जैसा कि जानते हैं कि जापान जो है छोटी छोटी द्वीपों से मिलकर बना है, जिसके द्वीप उसके डिफरेंट द्वीप के नाम है होन्शु, होक्डो और क्यूशु। जिसमें होन्शु जो है इन सभी सारे द्वीपों में जो है सबसे बड़ा द्वीप है और जापान की राजधानी टोक्यो भी जो है वो होन्शु में ही स्थित है। विश्व वीगन दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व वीगन दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया गया। विश्व जैली दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व जैली दिवस जो है वो 3 नवंबर को मनाया जाता है। 7 नवंबर का जो दिवस है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हमें विश्व शिशु संरक्षण और कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। 8 नवंबर को हम लोग विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं और 5 नवंबर को हम लोग विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनईपी के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी कौन सी है? तो भारत की पहली कंपनी तेल और गैस की वो केएन्स बन चुकी है जिसने कि गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल हुई है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। यूएनईपी हम की फुल फॉर्म होती है हमारी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी की स्थापना हमारी 5 जून 1972 को हुई थी और इसका मुख्यालय यानी यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप क्यों की गई है? ताकि इस पार्टनरशिप करने का मतलब इनका यह है
ताकि मीथेन गैस का कम से कम उत्सर्जन कर सके। मीथेन गैस बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो होती है ऊर्जा भरी होती है। अभी जो शामिल होने का जो उद्देश्य है, यानी कि भारत की पहली तेल और गैस कंपनी केन्स जो शामिल हुई है, इसका शामिल होने में समझौता हुआ जो कि 5 साल का समझौता है। और इसका उद्देश्य यह है कि 2030 तक, यानी यूएनईपी का गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 बनाने का उद्देश्य यह है कि 2030 तक विश्व में 30% मीथेन उत्सर्जन को कम करा जा सके। भारत की नवीनतम 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो वो बनी हमारी HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया? तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये घोषणा की है कि वैवाहिक गोपनीयता को जो है निजता के अधिकार के तहत शामिल किया गया है। वैवाहिक गोपनीयता एक निजता का अधिकार घोषित कर दी गई है और मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहते हुए ये कहा है कि विवाह जो है ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये विश्वास का भी प्रतीक है। जिसमें विश्वास का मतलब ये होता है कि आप उस पर विश्वास करो, जिसमें आपको जासूसी या रिकॉर्डिंग आदि करना निषेधित बताया गया है कि वह गलत है। और ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि मद्रास में एक केस पहुंचता है जिसमें एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ की रिकॉर्डिंग ला के देता है और ये कहता है कि इसका किसी से अफेयर चल रहा है, ये किसी से बात करती है और मुझे इससे तलाक चाहिए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने उससे तलाक के केस से पहले उन्होंने ये साझा किया है कि क्या वैवाहिक गोपनीयता निजता का अधिकार नहीं है। तब उन्होंने जो है वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत शामिल किया। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी हमारे एक मौलिक अधिकार है जो कि हमारे अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख है। और यानी कि वैवाहिक गोपनीयता को निजता का अधिकार के जो शामिल किया गया है, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने अहम भूमिका निभाई वो थे हमारे जस्टिस GR स्वामीनाथन। स्तनपान को मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? तो केरल हाई कोर्ट ने जो है स्तनपान को मौलिक अधिकार घोषित किया है। स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग तब होती है जब बच्चा इस लायक नहीं होता है कि वह जब बच्चा सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीता है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। और ये किसी भी शिशु का मौलिक अधिकार है जो उससे छीना नहीं जा सकता। निजता का अधिकार में किस न्यायाधीश ने अहम भूमिका निभाई थी? तो हमारे जस्टिस थे KS पुट्टस्वामी। उन्होंने निजता का अधिकार में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और इन्हीं का हाल ही में यानी कि हमारे जस्टिस KS पुट्टस्वामी का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो का संबंध किस भाषा से है? तो कन्नड़ भाषा में एक छोटी शॉर्ट फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो और इसको जो है 2025 ऑस्कर में शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है, नामांकित किया गया है। और अभी इसी मूवी को जो है कन्नड़ भाषा में जो बनाई गई हमारी सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो, इसको कांस फिल्म फेस्टिवल में 2024 में जो है ला सिनेफ सिलेक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ऑस्कर 2025 का जो 97वां क्रम होगा, 97वें क्रम में जो है हमारी इस मूवी को शॉर्ट मूवी को जो है नॉमिनेट किया गया है। और जिस निर्देशक ने इस मूवी को बनाया था, जिस निर्देशित किया था, वो थे हमारे चिदानंद नायक। ऑस्कर 2025 में भारतीय नामांकित फिल्म कौन सी है? तो वह हमारी लापता लेडीज, जिसको ऑस्कर 2025 में नामांकित किया गया है। ऑस्कर 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड यानी कि किस फिल्म को ऑस्कर मिला था? वो थी हमारी ओपनहाइमर। ओपनहाइमर को जो है परमाणु का जनक कहा जाता है, परमाणु बम का जनक कहा जाता है और इन्हीं के ऊपर जो है ये मूवी बनाई गई है।
और ओपनहाइमर में जो मेन रोल किया था यानी जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो मिला है किलियन मर्फी को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमा स्टोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठ पूजा त्योहार कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये बहुत ही फेमस त्योहार है छठ पूजा त्योहार, और हम सभी जानते हैं कि ये बिहार का बहुत ही ज़्यादा फेमस त्योहार है। और इस बार जो है छठ पूजा का त्योहार वो 5 नवंबर से शुरू होगा और 8 नवंबर को ये खत्म होगा। छठ पूजा का त्योहार यानी इसकी पहला जो दिन मनाया जाता है यानी 5 नवंबर को जो है कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्थी को जो है ये त्योहार मनाया जाता है। यानी कि 5 नवंबर को जो है शुक्ल चतुर्थी होगी जिसको नहाए कहा जाता है। पंचमी होगी यानी कि 6 नवंबर को खरना कहा जाता है। षष्ठी यानी कि जिस दिन छठ पूजा होगी 7 नवंबर को छठ पूजा होगी। और सप्तमी यानी कि 8 नवंबर को उषा आराध्य होगा, और इसी पूजा के साथ जो है ये त्योहार भी समाप्त होगा। छठ पूजा त्योहार जो है ये बेसिकली एक त्योहार है जिसमें उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज की जो है नदी में खड़े होकर पूजा करते हैं। यानी कि सुबह में और शाम में जो है लोग नदी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं। और इसी पूजा के दौरान जो है लोग जो है उपवास भी रखते हैं, जो कि 36 घंटे का कठोर उपवास होता है। नागालैंड का नवीनतम 17वां जिला कौन बना है? तो नागालैंड का 17वां नवीनतम जिला मैलुरी बन चुका है। नागालैंड के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? तो नागालैंड के प्रमुख त्योहार हैं एओलियांग हॉर्नबिल महोत्सव, बुशुदीमा महोत्सव, सैक्रेनी महोत्सव आदि जो हैं नागालैंड के बहुत ही प्रमुख त्योहार हैं। नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आलू इट्टू, मोदस, अग्रिशुकुला, सदलकेकई, चंगई नृत्य, कुकी नृत्य, लेशालप्टू और खम्बाली। ये नागालैंड के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है, और इसका जो क्रम है वो 32वां क्रम है, और इसकी अध्यक्षता जो है अमित शाह ने की है, मगर इसके हेड जो है वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और केंद्रीय हिंदी समिति की जो शुरुआत की गई थी वो 1967 से की गई थी। केंद्रीय हिंदी समिति का कार्य यह होता है कि वह हिंदी को आधिकारिक रूप में प्रचारित करने और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देशित तय करती है। केंद्रीय हिंदी समिति का यही कार्य होता है। राजभाषा किस भाग में आती है? तो यह हमारे 17वें भाग में आती है, और ये जो है अनुच्छेद 443 से लेकर 359 तक 51 तक जो है राजभाषा के बारे में उल्लेख है। अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? पहले तो थी हमारी 14 थी, अभी वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं जिसमें हिंदी शामिल है, मगर इंग्लिश शामिल नहीं है। और कौन सा आयोग जो है केंद्रीय हिंदी समिति को चलाता है? तो वह हमारा बीजी खरे आयोग। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है 1966 से की गई थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। विश्व बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को जो है विश्व बालिका दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत का संबंध किससे है? तो मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो स्थित है, इसमें 10 जंगली हाथियों की मौत हो गई है कोदा बाजरा को खाने से।
कोदो बाजरा में जो होता है माइक्रोटॉक्सिन होता है। ये एक प्रकार का विष टाइप से होता है, जो कि किसी भी खाने को जो है फूड पॉइजनिंग में बदल देता है, यानी खाद्य विषाक्तता जो है पैदा कर देता है किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर। और वैसा ही हुआ कि कोदो बाजरा जो है इसमें माइक्रोटॉक्सिन जो है बना, और जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई और 10 जंगली हाथियों की जो है मौत हो गई। बाजरे की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो बाजरे की उत्पत्ति जो है भारत से हुई थी। वैसे बाजरा जो है सेहत के लिए अच्छा होता है, यदि उसमें माइकोटॉक्सिन ना हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन ही पाए जाते हैं। बाजरे को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं। इसकी गिलेटिन मुक्त होता है, यानी बाजरा जो होता है गिलेटिन मुक्त होता है। बाजरे में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। बाजरा एक खरीफ फसल है और एक मोटा अनाज भी। रबी फसलें कौन कौन सी हैं? तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, अलसी आदि जो है ये हमारी रबी फसलें हैं। और रबी फसलें जो होती हैं वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक चलती हैं। जायद फसलें कौन सी होती हैं? ये होता है हमारी तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी आदि फसलें जो होती हैं जायद फसलें होती हैं। और ज्यादातर जो इनका सीजन चलता है वो चलता है मार्च से अप्रैल या मई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस की मौत कहाँ पर हुई है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है जिसका नाम कैसियस है, और इसकी मौत जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। इसकी जो लंबाई है, यानी कैसियस की जो लंबाई है वो 18 फीट या 5.5 मीटर है, 5.5 मीटर है। और इसका वजन जो है वो 1 टन है। और ये जो है क्वींसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में के अधीन आता है। वहीं पर जो है दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस की मौत हुई है क्वींसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत। और इसकी जो उम्र बताई गई है वो 110 साल बताई गई है, यानी कि इसने अपनी एक उम्र के 110 साल जिए। सबसे बड़ा सांप कहाँ पर पाया गया है? तो सबसे बड़े सांप के जो लक्ष्य पाए गए हैं वो पाए गए हैं अमेज़न वर्षा वन में। अमेज़न वर्षा वन को जो है धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। हिमालय पर पाई गई सांप की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो हिमालय पर पाई गई सांप की नई प्रजाति हमारी एंगिकुलस डिकेप्रियो है। और एंगिकुलस डिकेप्रियो जो है वह हमारे एक हॉलीवुड एक्टर हैं, उनके नाम पर रखी गई है डिकेप्रियो के। उन्हीं का नाम जो है आगे लगा दिया गया है इस सांप के। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो वो एक्टर हैं वो जैव विविधता के संरक्षण में और किसी भी नई स्पीशीज को बचाने के में बहुत ज़्यादा अपना योगदान देते हैं। हिमालय में पाई गई ततैया की नई प्रजाति कौन सी है? हिमालय में पाई गई ततैया की नई प्रजाति पोर्टर ततैया है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उस दिन से एक्सपेक्टेड जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।